हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने अपना जैनिज्म कंप्लीट किया था, हमने जैन धर्म को कंप्लीट किया था। आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम सीरियल से कर रहे हैं, सीरियल वाइज। तो आज हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद। जो 16 महाजनपद हैं आज हम वो करेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट नगरीकरण हमें कब देखने को मिलता था? वो मिला था हमने सिंधु घाटी सभ्यता में, हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर ये जो द्वितीय नगरीकरण ये कब से स्टार्ट होता है? ये जो उत्तर वैदिक काल है उसके एंड में हमें देखने को मिलता है। ये स्टार्टिंग होती है उत्तर वैदिक काल के बाद एंडिंग में इसकी स्टार्टिंग होती है द्वितीय नगरीकरण की। तो इसको हम द्वितीय नगरीकरण भी बोलते हैं। तो अब करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। क्या थे जो 16 महाजनपद थे? हमने क्या पढ़ा था? हमने जब वैदिक कल्चर किया था तो उसमें हमने क्या देखा था? जो आर्य थे वो भारत में आए थे, तो वो कबीलों के रूप में आते हैं। आर्य थे वो कबीलों के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो ये महाजनपद हैं वो क्या होते थे? वो कबीलों के रूप में आते हैं। फिर कबीले के बाद क्या बनते थे? धीरे धीरे हमने इस टॉपिक को किया था जन, जन से जन, और फिर वो आगे चलकर किसका रूप ले लेते हैं? महाजनपद का रूप लेते हैं। तो ये जब कब लेता है ये महाजनपद का? ये जो फूल रूप होते हैं जो 16 महाजनपद, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम क्या देखते हैं? आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। देखो, वैदिक काल में क्या होता है? लोहे का प्रयोग होता है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? लोहे का प्रयोग होता है उत्तर वैदिक काल में। तो लोहे के प्रयोग के द्वारा क्या हुआ? लोहे के प्रयोग से क्या हुआ? आर्थिक लोगों के क्या हुआ? कृषि को एक तरह से विस्तार मिला, कृषि को बढ़ावा मिला। लोहे के प्रयोग के द्वारा नई नई तकनीकें यूज की गई लोहे के प्रयोग से, तो कृषि का विस्तार हुआ। कृषि के विस्तार से क्या हुआ? एक तरह से लोगों का जो जीवन था वो सुदृढ़ हो गया और भी, यानी और मजबूत हमें देखने को मिला। तो एक तरह से जो हमें कृषि व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा देखने को मिला। जब कृषि व्यापार वाणिज्य बढ़ावा देखने को मिला तो क्या हुआ? लोगों के राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया, लोगों के राजनीतिक जीवन को मजबूत बना दिया। जब आर्थिक सामाजिक प्रगति होती है तो लोगों का राजनीतिक जीवन भी तो विस्तार होता है, राजनीतिक जीवन में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ क्या था? हमें धार्मिक चेंजेस भी देखने को मिल रहे थे। धार्मिक चेंजेस में हमने क्या देखा? इनके साथ साथ जो हमारा बौद्ध धर्म हमने पढ़ा पीछे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। यानी जो हमारा पुराना सनातन धर्म था उसमें लोगों को बुराइयां देखने को मिली, तो उसने उन्हें क्या हुआ? बौद्ध धर्म जैन धर्म हुआ। और इन्हीं के साथ जो सनातन धर्म पुराना धर्म था वो भी साथ साथ चल रहा था। तो ये धार्मिक बदलाव भी देखने को मिले। तो उन्हीं के फलस्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है? 16 महाजनपदों का हमें उदय देखने को मिलता है। ये जनपद सबसे पहले क्या था? जब आर्य भारत में आए थे कबीले के रूप में आए थे। आर्य भारत में आए थे एक कबीले के रूप में आए थे। फिर उस कबीले ने जैसे शासन किया, शासन एक जगह से दूसरी जगह दूसरे को जीत लिया। कबीलों के लिए कबीले ने दूसरे को जीत लिया तो क्या बना? जन। फिर दूसरे ने तीसरे को जीतकर अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया तो क्या बन गया? जनपद बना। और जनपद से फिर जब बड़े समूहों को जीत लिया तो बड़ा साम्राज्य विस्तार बना लिया, तो वो क्या बन गए थे? महाजनपद बन गए थे। कबीले से बना जन, जन से बना जनपद, और जनपद से क्या बन गया था? हमारा महाजनपद बन गया था। तो ऐसे याद रखना है। तो ऐसे इन महाजनपदों का उदय होता है। स्टार्टिंग में जो आर्य आए थे यानी कबीले के रूप में आकर बसे थे, वो कहाँ पर बसे थे? सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास बसे थे चारों ओर वहाँ पर। और फिर जब बाद में हमें फिर जो महाजनपद है ये कहाँ देखने को मिलता है? इनका विस्तार धीरे धीरे इनका विस्तार कहाँ तक हो जाता है? इनका विस्तार देखने को मिल जाता है गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में। ये कबीले जन, जन से जनपद, और फिर धीरे धीरे अपना विस्तार जब कृषि को डेवलप कर लिया था तो कृषि कहाँ होगी? जहाँ पर उपजाऊ जमीन होगी। तो इन्होंने अपने आप को कहाँ पर स्थापित कर लिया था? गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में। तो इन महाजनपदों का भी हमें उदय कहाँ देखने को मिलता है? गंगा यमुना दोआब। अधिकतर महाजनपदों का हमें उदय वहीं पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इन महाजनपदों का उदय हम देखते हैं उत्तरी प्रदेश में या बिहार के इलाकों में, और मध्य भारत में हम इन 16 महाजनपदों का उदय देखने को मिलते हैं। फिर इन महाजनपदों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? हमारे पास सोर्सेज क्या हैं जिनसे हमें पता चलता है? तो अंगुत्तर निकाय जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। यानी इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और दूसरा कौन सा है? भगवती सूत्र, यानी जो जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय इन दोनों में से क्या बताया गया है? 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र किया है। हालांकि इन दोनों में जो 16 महाजनपद बताए गए हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन वो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। दोनों सेम सेम है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें आपको किन सोर्सेज के द्वारा पता चलता है? तो वो कौन कौन से हैं? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। इन दो बौद्ध ग्रंथों के द्वारा हमें इनके बारे में पता चलता है।
फिर ये आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, ये जो 16 महाजनपद थे, ये जो है इनका शासन कैसा था। तो देखो इनका शासन कैसा था, इनका शासन था राजतंत्र और गणतंत्र। ये जो 16 महाजनपद है हमारे, इनका शासन हमें देखने को मिलता है राजतंत्र और गणतंत्र दोनों ही देखने को मिलता है। ये जो राजतंत्र था ये तो होता था 14 राज्यों में हमें देखने को मिला, और गणतंत्र था 2 राज्यों में होता था गणतंत्र। अब देखो राजतंत्र और गणतंत्र होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। राजतंत्र अगर पूछा जाए, अगर आप एक लाइन में डिफाइन करो राजतंत्र को, तो आप क्या बताओगे। अगर आप एक लाइन में डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप अपनी बात को शॉर्ट फॉर्म में नहीं बता पा रहे हो। तो राजतंत्र को हम क्या बोलेंगे, एक सिंपल सी लाइन है वंशानुगत, यानी कि जहाँ पर शासन वंशानुगत होता है। वंशानुगत समझ पा रहे हो ना, वंशानुगत यानी वंश क्रम पे, जैसे उसका बाप है राजा फिर अगला भी उसका बेटा बनेगा, तो ऐसे वंशानुगत होगा तो क्या होगा, राजतंत्र होगा शासन। और गणतंत्र में क्या होता है, समूह के द्वारा शासन किया जाता है। गणतंत्र में क्या होता है, समूह यानी गण संघ के द्वारा शासन किया जाता है। तो ये था शासन। और लोकतंत्र क्या होता है, ये नॉलेज के लिए जान। लोकतंत्र यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन, यानी जनता के द्वारा जो शासन होता है, जनता के द्वारा जनता के लिए, वो होता है हमारा लोकतंत्र। ठीक है, लेकिन 16 महाजनपदों में जो शासन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है राजतंत्र और गणतंत्र। वंशानुगत होता है जहाँ पर शासन, और जहाँ पर गणतंत्र समूह के द्वारा होता है, संघ के द्वारा किया जाता है, वो होता है गणतंत्र। जो 2 गणतंत्र हमें देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे हमें वज्जी और मल, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो 16 महाजनपदों से जो जहाँ पर गणतंत्र शासन होता था वो कौन कौन से थे, 2 गणतंत्र राज्य, वज्जी और मल। अब हम करते हैं अपने जो 16 महाजनपद हैं उनको। अब देखो सबसे पहले हैं महाजनपद। पहले करेंगे हम महाजनपद, फिर उनकी ये पढ़ना है हमें उनकी राजधानी कौन सी थी, और फिर वर्तमान में आज जो कौन सा क्षेत्र है जो पहले महाजनपद के रूप में जाना जाता था वो, और फिर उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको करेंगे। देखो जो पहले महाजनपद हैं उनको कैसे याद करेंगे, जो फर्स्ट 3 महाजनपद हैं हमारे, मगध, अंग और वज्जी, यानी ऐसे याद करो। जो 3 महाजनपद हैं वो थे बिहार से, और जो 8 महाजनपद हैं वो थे हमारे यूपी से, यानी 8 और 3 11 हो गए। फिर एक था हमारा अवंती, अवंती यानी अवंती है जो, वो था एमपी मध्य प्रदेश से। एक था हमारा राजस्थान से, और एक होता है हमारा साउथ में यानी दक्षिण में। एकमात्र हमारा जो महाजनपद हमें देखने को मिलता है वो महाजनपद साउथ में देखने को मिलता है। और जो 2 हमें देखने को मिलते हैं वो हैं इंडिया से बाहर के क्षेत्र में, यानी तो उस टाइम पे इंडिया का क्षेत्र था भारत का, लेकिन आज वर्तमान में भारत के से बाहर का जो क्षेत्र है वो उसमें हमें देखने को मिलता है, यानी भारत से बाहर के क्षेत्र में। तो ऐसे याद करेंगे, 3 कहाँ पे थे, बिहार से देखने को मिलते हैं, और 8 हमें देखने को मिलते हैं यूपी से, 1 एमपी से, और 1 राजस्थान से, और 1 साउथ से। ये तो सिंपल से याद हो जाएंगे, 1 एमपी से मध्य प्रदेश से, 1 राजस्थान से, 1 साउथ से, ये तो ऐसे याद हो गए। और 2 इंडिया से बाहर के थे, ये भी याद हो गए 5, और 3 कहाँ थे, बिहार से थे, ये याद हो जाएंगे 8, और 8 जो थे वो कहाँ से थे, यूपी से। तो ऐसे याद करने हैं 16 महाजनपद। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मगध। मगध जो इन महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली रूप में हमें देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, हमें मगध। इन महाजनपद में हमें जो शक्तिशाली देखने को मिलता है वो है हमारा मगध। मगध ही इन सभी में शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आता है। ये कैसे हो जाता है कि बाद में एक दूसरे पर संघर्ष, एक दूसरे के क्षेत्र को पाने के लिए संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, और उसमें हम देखते हैं मगध सबसे शक्तिशाली उभर कर सामने आता है। मगध है, इसकी राजधानी क्या थी, राजगृह, इसको ग्रीवरज भी बोल देते हैं। तो मगध की राजधानी कौन सी थी, राजगृह है या ग्रीवरज, ये भी याद रख लेना है। वर्तमान इसका कौन सा क्षेत्र, जो बिहार का पटना और गया के बीच का जो क्षेत्र है, पटना से गया, वो उस टाइम का मगध का क्षेत्र था। और ये सब मुख्य बिंदु में क्या हो गया, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उभर कर जो सामने आता है, मगध साम्राज्य उभर कर आता है। फिर सेकंड है अंग। ऐसे याद करो, अंग की राजधानी कौन सी थी, चंपा, ये याद रख लेना। जो बिहार का जो बागलपुर क्षेत्र है वो था अंग, जो बागलपुर क्षेत्र है। फिर थर्ड है वज्जी। वज्जी की राजधानी है वैशाली। वज्जी क्या था, वज्जी में क्या था, 8 जनपदों का एक समूह बनाया गया था। ये फिर गणतंत्र राज्य था, वज्जी और मल। 2 हमें गणतंत्रात्मक राज्य देखने को मिलते हैं, वज्जी और मल। 8 जनपद होते थे, 8 जनपद थे इसमें, और इनका एक ग्रुप बनाया जाता था संघ, और फिर वहाँ पर ये जैसे शासन चलाया जाता था। और उन ग्रुप पर जो 8 जनपद थे उनमें सबसे प्रमुख हमें कौन सा देखने को मिलता था, लिच्छवी। जो लिच्छवी गणतंत्र राज्य था वो हमें देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से लिच्छवी की राजधानी कौन सी थी, वैशाली, या फिर वज्जी की राजधानी कौन सी थी, वैशाली। तो देखो ये जो 3 थे ये कहाँ से थे, बिहार से।
ये जो हमारे 3 थे ये कहाँ से थे? बिहार से। ये तो हो गए हमारे बिहार से, ये 3 हो गए हमारे बिहार से। फर्स्ट कौन सा है? मगध, अंग और वज्जी। हो गई याद। इनकी राजधानी थी राजगिरा, मगध की राजगिरा या गिरिव्रज, अंग की चंपा और वज्जी की वैशाली। मगध का वर्तमान क्षेत्र पटना से गया के जो बीच का है वो, और अंग है बिहार का भागलपुर क्षेत्र, चंपा और वज्जी की वैशाली यह विस्तृत क्षेत्र था। इसमें 8 जनपद होते थे, 8 जनपदों का एक समूह था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अब आते हैं आगे। ये जो 8 थे हमारे, ये 8 कहाँ थे? यूपी में। ये 8 हमें कहाँ देखने को मिले? यूपी में। ये कहाँ होते हैं? ये 8 होते हैं हमारे यूपी में। ये 8 होते हैं उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट आता है देखो काशी। ये तो सिंपल सा है, इसकी राजधानी वैसे याद हो जाए, काशी की वाराणसी। काशी की कौन सी थी? वाराणसी। फिर है कौशल। कौशल की कौन सी थी? श्रावस्ती और साकेत। ये जो कौशल था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। और जो उत्तरी कौशल था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और जो दक्षिणी कौशल था उसकी राजधानी थी साकेत। ये कौन सा क्षेत्र है? वर्तमान अयोध्या का जो फैजाबाद क्षेत्र है वहाँ पर है, वहाँ पर था जो कौशल क्षेत्र। ठीक है, तो ये था। फिर है नेक्स्ट है मल। मल की राजधानी कौन सी थी? कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान जो देवरिया का क्षेत्र है वो था। मल की राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर देखो वैसे याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी क्या था? कुशीनगर में क्या हुआ था? बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जब हमने बुद्ध का टॉपिक किया था उसमें क्या था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। तो ये क्वेश्चन है, जो कुशीनगर का जो क्षेत्र था वो किसका क्षेत्र था? तो वो मल्लों का क्षेत्र था। तो वो कौन सा क्षेत्र था? मल। तो मल की राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ था? जहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। फिर नेक्स्ट है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी वर्तमान जो इलाहाबाद प्रयाग क्षेत्र है वो इलाहाबाद। देखो अब इनको 4 करके याद करेंगे। फर्स्ट 4 याद करो, फर्स्ट 4 है ये जो, इनको ऐसे 4-4 करके याद करेंगे। काशी, कौशल, मल्ल और वत्स। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। कौशल की राजधानी थी, कौशल 2 पार्ट्स में था, तो फर्स्ट की थी श्रावस्ती उत्तरी की, और दक्षिणी की थी साकेत। फिर है मल की राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर जहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। वर्तमान कुशीनगर कहाँ पर होता है? जो देवरिया क्षेत्र है वहाँ पर। फिर फोर्थ था वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो प्रयाग इलाहाबाद का क्षेत्र है वो है वत्स। काशी, कौशल, मल्ल और वत्स। अब करे हैं इनको बाकी जो 4 बच गए यूपी के, इनको देखो। ये 8 याद हो गए होंगे। मगध, अंग और वज्जी, ये 3 कहाँ थे? बिहार में। मगध, अंग और वज्जी। फिर काशी, कौशल, मल्ल और वत्स। अब आते हैं आगे। देखो कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी? नेक्स्ट है हमारा कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इनका हमें कौरव जो कौरव पांडव हम पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र कौरवों का, तो वो यही क्षेत्र था। इनका वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है कुरु का, कुरु के बारे में। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यानी वर्तमान दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, सभी को पता होगा, तो ये याद रख लेना है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। फिर है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। वर्तमान मथुरा है जो, तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। फिर है चेदी। चेदी और इसका राजधानी क्या थी? सुक्तिमती या शक्तिमती भी हमें दोनों नाम देखने को मिल जाते हैं। कहीं कहीं हमें शक्तिमती देखने को मिलता है और कहीं कहीं हमें सुक्तिमती भी देखने को मिल जाता है। ये वही चेदी राज्य है जहाँ जो पढ़ा होगा आपने, जो राजा शिशुपाल था, श्री कृष्ण द्वारा जिसकी हत्या की गई थी, वे वही राजा शिशुपाल है। और ये कहाँ से, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित था? ये था चेदी क्षेत्र से, यानी चेदी महाजनपद था, ये उसी से संबंधित है ये। तो देखो ये हो गए 3 हो गए बिहार से और 8 हो गए यूपी से। अगर ये याद हो जाएंगे ना 8, तो बाकी के तो आराम इजी हैं, वो तो 1-1 हैं और 2 इंडिया से बाहर हैं। तो मेन तो ये 8 ही हैं याद करने के। 3 भी याद हो जाते हैं, मगध, अंग और वज्जी सिंपल से हैं बिहार। ये 8 याद करने हैं। 8 काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती और साकेत, मल्ल कुशीनगर, बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होती है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर वत्स की कौशाम्बी, प्रयाग इलाहाबाद है जो कौशाम्बी, ऐसे याद कर लो। कुरु के इंद्रप्रस्थ, ये भी सबको याद हो जाएगा। पांचाल अहिछत्र, सूरसेन मथुरा, चेदी की शक्तिमती
सुक्तिमती, यानी छोटा नाम है जिसकी राजधानी थोड़ी बड़ा नाम है, चेदी की सुक्तिमती। तो ऐसे याद कर लेना है। तो आई होप आपको ये थोड़े बहुत तो याद हो ही गए होंगे, और अगर आप इनको अच्छे से करोगे, वीडियो को जैसे बार बार देखोगे या बुक से याद कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। आप इसको ही दोबारा से रिकॉल कर लोगे ना 1-2 बार तो आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर देखो अब नेक्स्ट है अवंती। एक है, ये कहाँ से था, एक है जो एमपी में, अवंती कहाँ था, एमपी में। एमपी इसकी राजधानी कौन सी थी, उज्जैनी और महिष्मती, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड था, उत्तर और दक्षिण में। तो उत्तर अवंती की जो राजधानी थी उत्तरी की वो थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की थी जो महिष्मती, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में हमें उज्जैनी ही देखने को मिलता है। तो अवंती की कौन सी थी, उज्जैनी, एमपी में, मध्य प्रदेश में। फिर मत्स्य कहाँ था, राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद ये कहाँ देखने को मिला था हमें, राजस्थान में। इसकी राजधानी थी विराटनगर, कौन सी थी, विराटनगर, और वर्तमान यानी जो जयपुर का क्षेत्र है वो है। मत्स्य पालन एक तरह से ये लगा लो, विराटनगर में होता था मत्स्य पालन, और वो कहाँ पर होता था, जयपुर में। तो ऐसे याद कर लो। फिर देखो फिर है जो 14 है वो कौन सा है, 14 अस्मक। कौन सा है, अस्मक की राजधानी क्या है, पोटन या पोटली। ये जो अस्मक था ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो साउथ में था, जो हमें दक्षिण में देखने को मिलता है। ये और ऊपर तो ये उत्तरी और मध्य भारत के बीच में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये था हमारा अस्मक, ये हमें साउथ में देखने को मिलता है। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें साउथ में देखने को मिलता है। ये हमें साउथ में देखने को मिलता है। साउथ में कहाँ था, ये हमें आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र है ये वहाँ है। वस्मक से ऐसे याद कर लो, अस्मक यानी अस, पोटन या पोटली। घोड़ा क्या क्या, अस्मक से ऐसे याद कर लो, अस्मक से अस यानी घोड़ा क्या वो पोटन या पोटली लगकर कहाँ गया, आंध्र प्रदेश दक्षिण में गया। तो ऐसे याद करो। इन चीज़ों को किसी से रिलेट करके याद करोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। वो आपको खुद डिसाइड कर लेना आपको किससे याद हो जाता है। कोई भी अच्छे या वाक्य याद ले लो, शब्द ले लो, कोई भी याद कर लो, कोई भी चीज़ ले लो, तो उससे आपको रिलेट करके इनको याद कर लेना है, तो अच्छे से याद हो जाएंगी। तो असमक यानी अस, पोटन या पोटली रखकर कहाँ गया, दक्षिण में, आंध्र प्रदेश पहुंचा। तो ऐसे याद कर लेना है। तो ये हो गई 14। फर्स्ट 3 थे बिहार में, मगध, अंग और वज्जी। 8 थे यूपी में, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन और चेदी। फिर एक था एमपी में कौन सा था, अवंती। फिर एक था राजस्थान में, कौन सा था, विराटनगर, इसकी राजधानी थी। राजस्थान में कौन सा था, मत्स्य। और फिर एक था साउथ में, एकमात्र साउथ में कौन सा था, अस्मक, और जिसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। फिर आते हैं 2 जो इंडिया से हमें बाहर देखने को मिलते हैं। तो इंडिया से बाहर कौन से थे, वो 2, कंबोज और गांधार। इंडिया से जो बाहर देखने को मिलते हैं वो कौन से थे, कंबोज और गांधार। जो इंडिया का मैप हम देखेंगे, सबसे ऊपर जो जम्मू कश्मीर का एरिया है उसके साइड में इधर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान होता है, इधर सा साइड में ये वाला एरिया इन इंडिया का होता है, और इधर जो होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बाहर वाला ये जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर तो था कंबोज, और यहाँ जो जम्मू कश्मीर से जो सटा हुआ था इधर की साइड वो था गांधार। तो कंबोज की राजधानी थी राजपुरिया हाटक, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ये आपको ऐसे सिंपल याद हो जाएगा, क्योंकि जो प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र में जो बनकर सामने आया था प्राचीन काल में वो हमारा तक्षशिला ही था, और जो सबसे इंपॉर्टेंस इसको मिली थी वो मौर्य काल में हमें देखने को मिलती है तक्षशिला के बारे में। तो ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। तो जो दौर थे इंडिया से बाहर देखने को, उस टाइम पे इंडिया का अंग था, लेकिन वर्तमान टाइम में वो भारत से जो बाहर के राज्य हैं उनमें आते हैं कंबोज और गांधार 2। तो देखो ये वैसे तो याद हो जाएंगे, आई होप आपको थोड़े बहुत तो याद अब इसी वीडियो में हो गए होंगे। 3 है बिहार में, मगध, अंग, वज्जी। ऐसे याद कर, पहले आप ऐसे याद करो, 3 बिहार में है, 8 यूपी में है, 1 एमपी में, 1 राजस्थान में, 1 साउथ में, और 2 इंडिया से बाहर। आप ऐसे याद कर लो, ऐसे भी याद हो जाएंगे तो बाद में नाम आपको ईजिली याद हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा 16 महाजनपद का। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे, रिकॉल करके इनको याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार में किसी को याद नहीं होते हैं, लेकिन आप इनको बार बार देखोगे, 2 या 3 बार भी पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से नाम ये याद हो जाएंगे इनके। तो ये था 16 महाजनपद का आज का टॉपिक। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो मगध साम्राज्य है, उनके जो वंश है, मगध का जो शक्तिशाली साम्राज्य उभर कर सामने आता है। फिर उनमें वंश होते हैं, सबसे पहला हर्यक वंश आएगा, फिर शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश आएगा, और फिर मौर्य वंश आता है। तो फिर हम पढ़ेंगे उनको डीपली से थोड़ा। तो आज था ये 16 महाजनपद का टॉपिक। आई होप आपको ये
आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।